जय हिंद बच्चों। वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस वंस अगेन। आज जो हम लोग अपना वीडियो लेकर आए हैं, जो क्लास हम लेने वाले हैं, उस क्लास में क्लास 10th के हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि कहलाता है जनन, उस जनन से ऑब्जेक्टिव लेकर आए। और ये जो लेसन है, यह लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग पौधे के जनन के बारे में पढ़ेंगे, जंतु के जनन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी जानकारियां आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो बच्चों, अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने के समय देना होगा। समय नहीं दीजिएगा तो नॉलेज नहीं बढ़ेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हम ईयर नहीं लिखे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन का ईयर भी लिख दें। आप अपने क्वेश्चन बैंक या और भी कोई किताबें उससे उल्टा कर देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे हुए ही मिलेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। ये निम्न में ये 4 विधि दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में पूछा है बच्चों ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 18 में, 2018 2011 में पूछा है। 11 18 दोनों में पूछा है। तो देखिए, हाइड्रा में जनन की कौन सी विधियां है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कायिक प्रबंधन या कायिक जनन, बीजाणु जनन भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, बीजाणु जनन ही मान लीजिए इसको आप लोग। मुकुलन होना चाहिए, डबल लिखा गया है, और विखंडन। तो याद रखिए, जो हाइड्रा होता है बच्चों, उसकी रचना कुछ ऐसी होती है। उनके शरीर में जनन के पहले एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये उभार जो है फिर और विकसित होता है। समझे बच्चों, उभार विकसित होता है, कुछ इस तरह से बड़ा बनेगा, और इस पे भी ये रेसाएं डेवलप होंगी, और फिर ये वाला टूट करके अलग हो जाता है। तो पहला चरण में ये हाइड्रा हो गया, फिर वो ऐसा बनता है, थोड़ा सा एक उभार उत्पन्न होता है, ये उभार और डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद टूट कर अलग हो जाता है। और इस उभार को हम लोग कहते हैं बड, अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं मुकुल। तो समझ में आ गया बच्चों, इसका जवाब क्या होगा। क्या होगा बच्चों, मुकुलन। यानी जब भी किसी जीव के शरीर में कोई उभार उत्पन्न हो और वो उभार विकसित होकर नए जीव में बदल जाए, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं मुकुलन। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, पराग कोश में होता है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, और 23 में पूछा गया। मैं जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या है। मैं उस तरह के इतने नहीं कि वीडियो को लंबा करने के लिए 1000 1500 500 क्वेश्चन पढ़ाऊं, 100 क्वेश्चन पढ़ाऊं, जी नहीं। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर से उतना ही क्वेश्चन बताऊंगा, और उसी से पूछेगा। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पराग कोश किसमें होता है, या पराग कोश में क्या होता है, सॉरी किसमें होता है बोल दिया। पराग कोश में क्या होता है, पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, या परागकण। तो बच्चों क्लियर है कि पराग कोश में हम लोगों का परागकण होता है, क्योंकि जो पराग कोश होता है उसके ऊपर पीले कलर के छोटे पतले पतले पाउडर होते हैं। जब भी आप किसी फूल को के परागकण को छुइएगा या किसी भी फूल को लेकर तोड़िएगा, तो हाथ में आपका पाउडर जैसा जो रचना लग जाता है, वो होता है परागकण। जो नर भाग है, ये नर जनन अंग है, इसी से परागण की क्रिया होती है और एक फूल जो है डेवलप होता है। तो ये क्लियर हो गया कि पराग कोश में क्या होता है बच्चों, तो परागकण होता है। आंसर डी होगा, और ये इस ईयर में पूछा गया है। तो समझ में आ गया बच्चों।
तो सोचिए और याद करने की कोशिश करिए, ताकि हम उम्मीद करते हैं कि एक ही बार में आपको ये वीडियो देखने के बाद ही आंसर समझ में आ जाए। ऐसा आशा करते हैं, इसलिए समय देकर बता रहे हैं, हड़बड़ाहट कुछ नहीं है। तो नंबर 3 देखते हैं। ये नंबर 3 क्वेश्चन कर रहा है कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है बच्चों? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो हम सब जानते हैं कि अलैंगिक जनन जो है वह ईस्ट में होता है। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसमें होता है बच्चों? ईस्ट में। और अब ये देख सकते हैं कि ये किस किस ईयर में पूछा है, 11, 12, 15, 17, 18 और 23। तो इतना बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार ये क्वेश्चन अभी हाल के 10 वर्षों में पूछा गया है, 10 से 12 वर्षों में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और 2024 में नहीं पूछा है, तो 99% चांस है कि 2025 में आप लोगों का पूछने वाला ये क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और क्या याद रखिएगा, मुकुलन में जो मुकुलन होता है वो ईस्ट में होता है। मुकुलन आपका अभी जस्ट होता है पहले पर इसी वीडियो में हम लोग कि हाइड्रा में भी होता है। मुकुलन विधि में क्या होता है बच्चों? शरीर का कोई भाग उससे अलग होकर विकसित होकर नया जीव में बदल जाता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुखंडन, दुखंडन होता है या द्विखंडन, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 2 भागों में बंटना। तो 2 भागों में द्विखंडन की क्रिया किसमें होती है? और जीव का शरीर टूट करके 2 भागों में किसमें बढ़ता है बच्चों? ये 2 भागों में जाता है, फिर ये दोनों भाग विकसित होकर नया जीव में बदल जाता है। तो ऐसा होता है किसमें बच्चों? तो याद रखिएगा, ये क्रिया जो होती है वो होती है पैरामीशियम में भी होती है, अमीबा में भी होती है बच्चों, और लोसमानिया में भी होती है। लिखा गया गलत बच्चों, लोसमानिया होगा, याद रखिएगा ये लोसमानिया है, इस तरह से लिखाता है। ठीक है, तो इसमें भी होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये तीनों में होता है। तीनों में जो जीव का शरीर है वो 2 भागों में टूट करके विकसित जीव में बदल जाता है। तो ये जवाब हम लोगों का क्लियर हुआ बच्चों। ये क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2014 में और 2016 में। तो याद रखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दिया है पत्ती द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया है फूल द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया है तना द्वारा, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो बताइए बच्चों, तो सोचिए किसके द्वारा होता है। देखिए, जब लैंगिक जनन होगा तो नर और मादा भाग लेंगे। लैंगिक जनन होगा बच्चों तो नर भाग लेगा और मादा भाग लेगा। और नर और मादा भाग जो है वह पौधे के फूलों में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि फूल में ही हमारा पुंकेसर और स्त्री केसर, नर भाग और मादा भाग पाया जाता है। इसीलिए जो लैंगिक जनन होता है पौधे में, तो वह लैंगिक जनन पौधे में किसके द्वारा होता है बच्चों? फूलों द्वारा होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अभी जस्ट इसको पढ़ रिपीट हुआ ये क्वेश्चन दोबारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है बच्चों? ये तो पढ़ चुके, ईस्ट में होता है। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, ईस्ट में होता है। तो बच्चों अपने अगला क्वेश्चन को लेते हैं। जो क्वेश्चन वो क्या कर रहा है कि फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया बच्चों। फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हमको, बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो सिंपल सा जवाब है इसका, मिल ही रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि फूल में एक लंबे भाग होते हैं, उसमें पीले कलर की जो है वह पाउडर जैसी रचना रहती है, जो हाथ में लगाते हैं तो हमारे अंगुली में लग जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। और ये पुंकेसर जो है परागकण बनाती है। ठीक है बच्चों, तो पुंकेसर परागकण बनाता है।
तो अगला क्वेश्चन जो है, फूल का नर भाग, फूल का नर भाग क्या है, ये पूछा गया 2019 में। जो फूल है उसका नर भाग कौन है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों की जो फूल है उसके नर भाग का नाम पुमंग होता है। क्या होता है बच्चों? पुमंग। तो सी हो गया। मादा भाग का नाम जयांग है, लेकिन नर भाग क्या बच्चों? पुमंग है। तो इसका आंसर हो गया सी। इस अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, निम्नांकित में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? पुनर्उद्भवन का उदाहरण इनमें से कौन है? ये पूछा 2019 में और 2023 में। पुनर्उद्भवन का मतलब होता है जब किसी जीव का शरीर का कोई भाग टूट कर उससे अलग हो जाए, वो जो अलग भाग है, मान लीजिए ये भाग है कोई भी जीव के शरीर का, ये ए है और ये बी है, टूट कर ए अलग हो गया, अब बी अलग हो गया, ठीक है। तो ए ने वापस से बी को पा लिया और बी ने वापस से ए को पा लिया, पहले जैसा वो विकसित हो गया, तो वह कहलाता है पुनरुद्भवन। और पुनरुद्भवन का उदाहरण क्या बच्चों? हाइड्रा है। क्या? हाइड्रा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा 15 में, 17 में, 19 में, 21 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लिंगी फूल क्या है। तो बच्चों अगर किसी फूल में सिर्फ पुंकेसर हो तो वह नर फूल कहलाएगा, और स्त्री केसर हो तो वह मादा फूल कहलाएगा। इसमें आपको पुंकेसर हो नर फूल, स्त्री केसर हो मादा फूल। तो यहाँ क्लियर है कि जो एक लिंगी फूल होगा उसमें या तो सिर्फ पुंकेसर होगा या तो सिर्फ स्त्री केसर होगा, यानी वो या तो सिर्फ नर होगा या मादा होगा, उसमें नर मादा अलग अलग होता है। तो कौन सा फूल है जिसमें नर और मादा अलग अलग होता है? तो आप लोग देखिए बच्चा, गुलहर, गुड़हुल भी बोलता है, बहुत आदमी गुलहर भी बोलता है, सरसों और गुलाब, ये तीनों फूल जो है बच्चों, ये तीनों जो है वो आपको उभयलिंगी है, इसमें नर और मादा होता है। लेकिन ये जो हमारा पपीता का फूल है, इस पपीता के फूल में नर अलग होता है और मादा अलग होता है। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा इसका वो क्या होगा? पपीता। पपीता एक लिंगी है क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों? सी सही होगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अपने 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 12 नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 का एनुअल में बच्चों। कौन सा भाग फल में बदलता है? तो याद रखिएगा ये जो अंडाशय है ना बच्चों, ये फल में बदलता है। तो ऑप्शन सी होगा। बीजांड बदल जाता है बीज में, ये भी याद रखिएगा। अगर यह फल के बदले बीज देता है, कौन सा भाग बीज में बदलता है? तो याद रखिएगा बीजांड जो बीज में बदलता है। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोगों का? सी होगा, क्योंकि ये देखिए ये है मेरा नर भाग, ये है मेरा मादा भाग, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। तो अंडाशय ही बदलता है फल में और बीजांड बदल जाता है बीज में। नर भाग पूछता तो पुंकेसर, मादा भाग पूछता है स्त्री केसर। फल कौन चेंज होता है? तो अंडाशय। और बीज में क्या बदलता है? तो बीजांड। तो इस तरह करके इसका जवाब हम लोगों का क्लियर हो गया बच्चों। साफ साफ देखिए, हम तो स्लो बता रहे, तेज नहीं बता रहे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ये जो क्वेश्चन है, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ये पूछा गया है 2020 में, और इसका जवाब दिया गया चारों में, ढूंढना हमको। मुकुलन, विखंडन, विजाणु जनन या कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये जो अमीबा होता है, अमीबा के बीच में केंद्रक रहता है, और ये अमीबा दो भाग में टूट जाता है, और टूट करके दो अलग अलग अमीबा में चेंज हो जाता है। तो यानी निश्चित तौर से जो अमीबा में हम लोगों का जनन होता है बच्चों, वो जनन क्या होता है? विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर सही होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, पुष्प में, फल में या जड़ में, ये रहेगा। तो याद रखिएगा, पौधे में जो जनन अंग होता है नर भाग और मादा भाग कहाँ पाया जाता है बच्चों? पुष्प में पाया जाता है। तो क्लियरली आंसर हमारा क्या होगा? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा गया। तो क्लियर समझ में आ गया बच्चों कि पौधे का जनन अंग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, पौधे का जनन अंग फूल में होता है, पुष्प में होता है। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या करा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण किसके अंग है? परागकण किसके अंग है? ऑप्शन 4 दिया है, परागकोश के, अंडाशय के, वर्तिका के या पत्तियों के। तो याद रखिए बच्चों, परागकण जो है वो परागकोश के अंग है, तो इसका जवाब हम लोगों का ए नंबर बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। निम्न में द्विखंडन, निम्न में किसमें द्विखंडन होता है? द्विखंडन होता है, देखिए द्विखंडन ऐसे लिखा गया है। निम्न में किसमें द्विखंडन, हिंदी टाइपिंग में तो समस्या हो जाता है बच्चों। निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, और ये 21 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आमीबा में द्विखंडन होता है, जस्ट अभी हम लोग पढ़े। इष्ट में द्विखंडन नहीं होता है, इष्ट में मुकुलन विधि होता है बच्चों, याद रखिएगा। इष्ट में कौन सी विधि होती है? मुकुलन विधि। नहीं तो आमीबा में, पैरामीशियम में, यूबिलिना में, तीनों में द्विखंडन होता है। और इष्ट में, हाइड्रा में, इसमें क्या होता है बच्चों? मुकुलन विधि होता है, जिसमें शरीर में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, और उभार होने के बाद जीव का शरीर उससे अलग होकर एक विकसित जीव में बदल जाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों 16 नंबर भी हम लोगों का। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 17 में पूछा गया है, 21 में और 22 में। और ये क्वेश्चन अभी हम जस्ट पहले पढ़ चुके हैं कि एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एक लिंगी पादप में पपीता आता है, क्योंकि एक लिंगी उसको कहते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग। ठीक है, तो आप लोग अगर अपनी मम्मी पापा किसी से पूछेगा तो आपको बताएंगे कि कुछ पपीते के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल लगते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं लगते हैं। यानी इसमें जिसमें फल लगा उसको हम लोग नर पपीता कहेंगे, जिसमें फल नहीं लगा उसको हम लोग, सॉरी, जिसमें फल लगा उसको हम लोग मादा पपीता कहेंगे, जिसमें फल नहीं लगा उसको हम लोग नर पपीता कहेंगे। यानी पपीते के पौधे में नर और मादा होते हैं। सो देट ये क्या है, कैसे पौधे हैं बच्चों? तो ये है एक लिंगी पौधे। तो हम लोग का जवाब होगा ए नंबर की, पपीता जो है वह एक लिंगी होता है। और अरहुल, सरसों और मटर ये एक लिंगी नहीं होते, इनमें नर और मादा बोलकर कुछ नहीं होता है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कि बीज विकसित होता है किसमें? किसमें बीज विकसित होता है? ये 22 का एनुअल में पूछा गया था बोर्ड में। तो याद रखिए, बीज जो है विकसित होकर बीजांड में बदल जाता है। पहले बताए थे थोड़ा पहले इसमें कि जो बीज है वो बीजांड में बदल जाता है, और जो अंडाणु है वो फल में बदल जाता है। सॉरी, अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। अंडाशय किसमें चेंज हो जाता है? पौधे का फल में। और फल के अंदर जो बीज रहता है वह आपका बीजांड रहता है। तो बीज विकसित होकर किसमें बदल जाता है बच्चों? बीजांड में। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो क्या होता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट इसके पहले पढ़े हम लोग कि बीजांड बीज होता है, अंडाशय क्या होता है बच्चों? फल होता है। तो अंडाशय जब विकसित होकर क्या बदल जाता है? फल में। तो हमारा जवाब क्या होगा बच्चों? सी नंबर। फिर से देखिए बच्चों, वही क्वेश्चन दोहराया गया है कि बीज विकसित होकर, बीज विकसित होता है किसमें? तो बीज विकसित होता है बच्चों बीजांड में। बीज विकसित होकर क्या बनता है? यानी बीज जो है वो विकसित होता है, किससे विकसित होता है? इसके पहले पढ़े थे हम लोग कि बीज किसमें विकसित होता है? तो बीजांड में। तो यहाँ जो है कहा गया, उल्टा पूछा गया है कि बीज किससे विकसित होता है? तो बीज बीजांड से विकसित होता है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का पूछा गया है, 22 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया है कि बीज किससे विकसित होता है बच्चों? तो बीज विकसित होता है बीजांड से। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से एक बार अच्छा क्वेश्चन आया हम लोगों के पास कि अलैंगिक जनन की विधि किसमें होती है? यानी अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां? तो अलैंगिक जनन मतलब वह जनन जिसमें नर और मादा का कोई रोल नहीं है, नर और मादा बोल के कुछ भाग न ले, वो अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की विधि किसमें होती है बच्चों? बीजाणु जनन में होता है। मुकुलन भी अलैंगिक जनन है, विखंडन भी अलैंगिक जनन है। तो कुल मिला के ये तीनों मेरा अलैंगिक जनन है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर कि इनमें से सभी। समझ में आ गया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या बोला? निम्नलिखित में से किसमें कृत्रिम कायिक प्रबंधन होता है? कृत्रिम कायिक होगा बच्चों यहाँ, कृत्रिम कायिक प्रबंधन होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रबंधन
कि विधि कौन कौन सी है बच्चों, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है। तो हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। जो कोई भी एक पौधा होता है, उस पौधे के किसी भाग को, चाहे वो तना हो, फूल हो, जड़ हो, किसी भाग को काट करके अलग जमीन में गाड़ दिए, और जमीन में गाड़ने के बाद जब वो एक विकसित पौधा में बदल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और तो कायिक प्रवर्धन बच्चों किसमें होता है, कौन सी विधि है कायिक प्रवर्धन, तो देखिए कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इस तीनों में पौधे का कोई विशेष भाग काट कर जमीन में गाड़ दिया जाता है, फिर वो भाग जो है विकसित होकर पौधे में बदल जाता है। तो इसका जवाब होगा डी नंबर सभी, यानी ये तीनों जो है वह कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब क्लियर हो गया कि निम्न में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। तो कलम लगाना, दाब कलम और कलम बंधन, तो ऑप्शन होगा हम लोगों का डी नंबर। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तिका किसका भाग है। वर्तिका किसका भाग है, ये 2024 में पूछा गया बच्चों। तो याद रखिएगा वर्तिका जो है वो अंडाशय का भाग है, जो फूल का अंडाशय वाला भाग है उसका भाग है वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा कि वर्तिका किसका भाग है बच्चों, अंडाशय का भाग है। ये जो क्वेश्चन है, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन इसमें से किसमें पाया जाता है, स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों, द्विखंडन जो है वह जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में द्विखंडन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीवाणु में द्विखंडन विधि होता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। तो बच्चों याद रखिएगा, अलैंगिक जनन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है बच्चों, ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट का शरीर दो भागों में टूटकर अलग हो जाता है, और अलग होकर प्रत्येक भाग एक बड़े जीव में विकसित हो जाता है। जैसे हाइड्रा में होता है, एक उभार उत्पन्न होता है, वह उभार टूटकर अलग हो जाता है और अलग होकर एक अलग जीव में बदल जाता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं मुकुलन। और मुकुलन किसमें होता है बच्चों, तो मुकुलन ईस्ट में होता है। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछा गया कि आलू में कायिक जनन, आलू में कायिक जनन, कायिक जनन होगा बच्चों, ये कायिक होगा, ऐसे लिखिएगा। आलू में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है, फल द्वारा होता है, या तना द्वारा होता है। तो याद रखिएगा तना द्वारा होता है। कायिक जनन आलू में किसके द्वारा होता है, तना द्वारा होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, तना के द्वारा आलू में कायिक जनन होता है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस अगले क्वेश्चन में कहा गया है उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, लास्ट ईयर। हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। तो याद रखिएगा, जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग जीव में हो वह एक लिंगी कहलाते हैं। हम सब जानते हैं मनुष्य में भी नर मादा होता है, मछली में भी होता है, बकरी में भी होता है, किसमें नहीं होता बच्चों, हाइड्रा में नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रा। ये जो क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पूछा गया 13 में, 19 में और 21 में। ये 3 ईयर में ये क्वेश्चन अब तक अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है। तो अंडाणु जो है उसका निषेचन, यानी अंडाणु से शुक्राणु कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा, अंडाणु से शुक्राणु मिलता है फैलोपियन नालिका में। ऑप्शन योनि दिया है, गर्भाशय दिया है, अंडा से दिया है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा फैलोपियन नालिका, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन जो है बच्चों वो फैलोपियन नालिका में होता है। फैलोपियन नालिका में अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं और फिर वह एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। यह अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन नालिका में मिलती है और भ्रूण का विकास करके तब जाके वो अंडाशय में की दीवार से चिपक जाते हैं, जो कि विकसित होकर एक जीव में बदलता है। और वह जीव माँ के गर्भ में विकसित होता है, और सॉरी भ्रूण में बदलता है, वो भ्रूण माँ के गर्भ में विकसित होकर एक जीव में बदलता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, ये 13 में और 16 में पूछा गया है, 2016 में। तो शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, एक दिया गया अधिवृषण में,
शुक्र वाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो देखिएगा शुक्राणु का मोचन जो है बच्चों शुक्र वाहिका में होता है। कहाँ होता है बच्चों? शुक्र वाहिका में। शुक्रा वृषण में बनता है, लेकिन मोचन उसका वो निकलने के लिए तैयार कहाँ होती है? वो तैयार होती है शुक्र वाहिका में। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संगलन को क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मक का संगलन क्या कहलाता है? ये 2015 का कंपार्टमेंटल पूछा। इसका जो ऑप्शन दिया ना, बड़ा अजीब दिया बच्चों। कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी समझदारी रखा होगा, थोड़ा सा ही बुक को ध्यान से पढ़ा होगा, तो वो स्पष्ट कर देगा कि इसका आंसर कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है बच्चों। और यहाँ साफ दिया किण्वन, ये तो होगा ही नहीं। बौनापन, मधुमेह, इसका कोई लेना देना है ही नहीं इस चीज से। तो स्पष्ट रूप से आंसर जो है बच्चों हम लोगों का क्या होगा? डी नंबर होगा, कोई नहीं। समझ में आ गया बच्चों? ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि नर युग्मक निम्न में कौन है? और ये पूछा गया है आप लोगों को 16 में, 17 में और 24 में। देखिए नर युग्मक, नर जननांग हो गया वृषण, याद रखिएगा, नर जननांग हो गया वृषण, और वृषण में बनता है शुक्राणु। जैसे मादा जननांग होता है अंडाशय, और अंडाशय में बनता है अंडाणु, तो वृषण में बनता है शुक्राणु। तो शुक्राणु हो गया नर युग्मक, अंडाणु होता है मादा युग्मक, और मादा जननांग होता है अंडाशय। उसी तरह शुक्राणु होता है नर युग्मक, और शुक्राणु बनता किसमें है? वृषण में है, इसलिए वृषण जो है नर जननांग है बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों? क्या होना चाहिए? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, या नहीं छूट गया है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंडाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। कौन सा नहीं है बच्चों? डिम्ब वाहिनी नहीं है। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, मादा जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है? मादा जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है? ये 17 में पूछा है कंपार्टमेंटल में। तो याद रखिएगा मादा जनन अंग जो है, या मादा नहीं मानव है, मानव होगा, मादा हो या नर हो जो भी हो, तो मानव जनन अंग जो है वो परिपक्व हो जाता है 18 वर्ष की आयु में। इसीलिए 18 वर्ष की आयु को हम लोग वयस्क यानी एडल्ट एज भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर बच्चों। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में कौन जो है उभयलिंगी है? निम्न में कौन उभयलिंगी है? ये 19 में पूछा है बच्चों, और ये 20 में भी पूछा है, कंटिन्यू पूछा है। तो उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों हो, वो केचुआ होता है। एक ही जीव में नर और मादा होता है, केचुआ होता है। आंसर क्या होगा बच्चों? इसका ए नंबर होगा। केचुआ कैसा है बच्चों? उभयलिंगी है। क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा साउंड माइक का गर्व हो गया था बच्चों। ये जो क्वेश्चन है एंड्रोजन, ये एंड्रोजन क्या है? ये 2020 में पूछा है। एंड्रोजन क्या है? 20 या 26 लिखा गया। देखिए 2 साल बाद आपको पूछने वाला ये क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, 2020 में पूछा ये क्वेश्चन। क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो याद रखिएगा एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है। क्या बच्चों? नर लिंग हार्मोन। तो आंसर होगा इसका ए नंबर। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। ये नर में पाया जाता है, और ये नर लिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा प्रत्येक व्यक्ति में 23 जोड़ा 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें 23 उसको मिलता है नर से, और 23 मिलता है मादा से। तो कितने हो गए बच्चों नर युग्मक में? कितने? एक मनुष्य में 46 जोड़ा होता है, तो नर के कितने होते हैं? 23 होते हैं, और 23 मादा के होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? बी नंबर। क्लियर बच्चों? ये जो क्वेश्चन है, मानव में नर ग्रंथि कहलाता है। ये 24 में पूछा गया बच्चों, सॉरी 22 में।
तो मानव में नर जनन ग्रंथि कौन है बच्चों? वृषण। इसके बारे में बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अंडाशय मादा और वृषण नर। अंडाणु अंडाशय से निकलता है मादा युग्मक, और वृषण से शुक्राणु निकलता है जो नर युग्मक है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को 2022 में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, निषेचन तो फलपेट नालिका में होता है, यहाँ निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक फैलोपियन नालिका में निषेचित होते हैं और यहाँ पर भ्रूण बनता है। लेकिन भ्रूण विकसित कहाँ होता है बच्चों? तो भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय में। तो आंसर होगा हम लोगों का सी। अगर बोले भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है तो फैलोपियन नालिका में। लेकिन भ्रूण विकसित कहाँ होता है बच्चों? तो भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय में। ये जो क्वेश्चन है, प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना क्या कहलाता है? 2023 में है, तो याद रखिएगा मीनार्थे कहलाता है बच्चा। प्रथम बार जो मासिक धर्म एमसी जो प्रकट होता है महिलाओं में, उसे हम लोग कहते हैं मीनार्थे। और वो 28 दिन का के बाद जो रिपीट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र, जो 28 दिन का होता है। लेकिन जो प्रकट होता है, जो पहला बार दिखाया जाता है, इसको मीनार्थे भी कहते हैं। और हम हिंदी में हम लोग रजो दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को माइंड में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ये 2011 का कंपार्टमेंटल पूछा बच्चों। तो ये जो है हमेशा याद रखिएगा गंदे जल में उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। जो छतों वगैरह पे हम लोग जब टायर वगैरह रख देते हैं, खाली बर्तन रख दिए, उसमें जब पानी जमा हो जाता है तो ये मच्छर उत्पन्न होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह से के जल से उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा साफ और शुद्ध जल से। इस चीज को याद रखिएगा। समझ में आ गया? मलेरिया का जो मच्छर है मादा एनोफिलीज, वो आपको गंदे जल में पनपता है। लेकिन डेंगू का जो मच्छर है, एडिस मच्छर, एडिस होता है डेंगू का मच्छर, वो मच्छर जो है साफ जल में पनपता है। मलेरिया का मच्छर गंदे जल में और डेंगू का मच्छर साफ जल में पनपता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होती है? तो देखिए गोनेरिया और सिफिलिस, ये दोनों मादा में होने वाली बीमारी है, जनन ग्रंथि संबंधी बीमारी है। ठीक है, यौन रोग कहते हैं ये दोनों जीवाणु से होता है, ये दोनों जीवाणु से होता है। मस्सा जो है वो चेहरे पे गोल जैसा बन जाता है, काले रंग का देखेंगे बहुत आदमी के चेहरे पे, ये मस्सा कहलाता है। मस्सा जीवाणु के द्वारा नहीं होता। तो ऑप्शन होगा हमारा सी नंबर। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 के एनुअल में। और यौन परिपक्वता की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, किशोरावस्था यौन परिपक्वता की स्थिति है। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। फिर से बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? सिफिलिस गोनोरिया ये जीवाणु से होता है, बल्कि ये जीवाणु से होता है और ये जीवाणु से नहीं होता। तो आंसर होगा ए नंबर, मस्सा जीवाणु से नहीं होता। बच्चों ये वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, बड़ा सोच के क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और हम तो यही कहेंगे कि एक साथ ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा कि बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपने अध्ययन को करें। इससे क्वेश्चन हमें याद भी होगा छोटा छोटा वीडियो के द्वारा। अतः आप सब वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे उम्मीद है कि आप सबों का जो रिजल्ट है वो बेटर आएगा। इसी के साथ अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।